हेलो स्टूडेंट्स। आज रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उपकल्पना या हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम हाइपोथेसिस यानी उपकल्पना के मीनिंग और डेफिनेशन, एक अच्छी उपकल्पना की कौन कौन सी विशेषताएं होती है यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, और उपकल्पनाएं हैं उनके कितने प्रकार हैं यानी कि टाइप्स, इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस या उपकल्पना का क्या अर्थ है। देखिए, जब शोध का कार्य करते हैं तो शोध के कार्य में एक महत्वपूर्ण चरण उपकल्पना का निर्माण करना है। उपकल्पना के अभाव में शोध का कार्य सही तरह से सही दिशा में नहीं जा सकता। इससे शोध के कार्य में भटकाव आ सकता है, जिससे जिस समस्या का हम समाधान करना चाहते हैं, जिस पर हम रिसर्च करना चाहते हैं, उस उद्देश्य में हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो उपकल्पना का तात्पर्य ये हुआ कि किसी भी समस्या, जब हमारे सामने कोई भी समस्या आई, उस समस्या का हमने जो भी काल्पनिक एक समाधान ढूंढ लिया, वही उपकल्पना कहलाएगी। तो उपकल्पना, जैसे कि एक नाम से ही पता चल रहा है, कल्पना पर आधारित है, ये अनुमान पर आधारित है, ये वास्तविकता पर आधारित नहीं है। परंतु इस उपकल्पना का निर्माण हम कैसे करेंगे? हमारे वास्तविक ज्ञान के आधार पर करेंगे। हमने जो अनुभव किया, जो चीज़ें, उनके आधार पर करेंगे। तो हमारे ज्ञान के आधार पर जिस विचार का हम निर्माण करते हैं समस्या से संबंधित, उसी विचार को ध्यान में रखकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो वही विचार उपकल्पना कहलाता है। जैसे कन्या भ्रूण हत्या का कारण, कन्या भ्रूण हत्या पर यदि हम स्टडी करना चाहते हैं, अपना शोध करना चाहते हैं, तो कन्या भ्रूण हत्या का कारण हमने दहेज प्रथा को मान लिया। हमारे ज्ञान के आधार पर, अनुभवों के आधार पर और विभिन्न शोध साहित्यों से अध्ययन करने के पश्चात हमने पाया कि दहेज प्रथा का मुख्य कारण, कन्या भ्रूण हत्या का मुख्य कारण दहेज प्रथा हो सकता है। तो कन्या भ्रूण हत्या का कारण दहेज प्रथा हो सकता है, ये हमारी एक उपकल्पना होगी। ये हमारा प्रथम स्टेप होगा शोध कार्य के लिए। इसी को आधार मानकर हम आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि हमारा ये जो उपकल्पना हमने निर्धारित किया, गलत भी हो सकती है, ये सही भी हो सकती है, परंतु इससे अपने शोध कार्य को एक दिशा मिलती है, आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। तो उपकल्पना सही हो या गलत हो, इससे हमारे अध्ययन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उपकल्पना के माध्यम से ही अपना जो अध्ययन है वो सफल होता है। तो हम यहाँ पर अब शुरुआत करते हैं इसके मीनिंग की। उपकल्पना दो शब्दों से मिलकर बना है, और उपकल्पना को देखिए हम प्राकल्पना भी कह सकते हैं, उपकल्पना को परिकल्पना भी कह सकते हैं और प्राकल्पना भी कह सकते हैं। परी का मतलब चारों ओर की, कल्पना का मतलब विचार। जब भी कोई समस्या हमारे सामने आई तो उस समस्या के आसपास के जितने भी साधन हैं, उन साधनों को ध्यान में रखकर जब हमने उसका समाधान सोचा तो वो उपकल्पना कहलाएगा। और उसी समाधान को ध्यान में रखकर जब हम आगे का कार्य करते हैं तो वो शोध का चरण बन जाता है। उपकल्पना या प्राकल्पना सामाजिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण चरण है। जब हम स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च पढ़ते हैं, विषय का चयन किया, हमने किस विषय पर शोध कार्य करना चाहते हैं, उसके पश्चात जो महत्वपूर्ण चरण आता है वो उपकल्पना का आता है, प्राकल्पना का आता है। जब शोधकर्ता शोध के लिए विषय का चुनाव कर लेता है, उसके पश्चात वह उस विषय से संबंधित उपकल्पना का निर्माण करता है। उपकल्पना का मतलब एक काल्पनिक, एक अनुमानित विचार है। अनुसंधान की सफलता या असफलता एक निश्चित सीमा तक इस बात पर निर्भर करती है कि उस विषय से संबंधित उपकल्पनाएं कितनी प्रभावी है। यदि हमने पक्षपात तरीके से, व्यक्तिनिष्ठ तरीके से और बिना सोचे समझे उपकल्पना का निर्माण कर लिया है तो हमारा अध्ययन उससे निसंदेह प्रभावित होगा, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना निश्चित है। उपकल्पना के अर्थ के बारे में, मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। प्राकल्पना शब्द दो शब्दों प्रा और कल्पना से मिलकर बना है। प्रा का अर्थ प्रारंभिक और कल्पना का मतलब विचार। इस प्रकार प्राकल्पना का अर्थ, शाब्दिक अर्थ, शोध कार्य में शोध विषय से संबंधित प्राथमिक विचार है। मतलब जब शोध कार्य हम करते हैं तो उस शोध कार्य किसी भी विषय को ध्यान में रखकर, सामाजिक समस्या को ध्यान में रखकर जब हम किसी भी विषय को अध्ययन करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, तो उसका जो हम काल्पनिक समाधान ढूंढते हैं, काल्पनिक समाधान सोचते हैं, वही हमारा प्रारंभिक विचार होता है और उसी को हम उपकल्पना कहते हैं।
उपकल्पना अंग्रेजी भाषा के हाइपोथेसिस का हिंदी रूपांतरण भी है। हाइपो और थेसिस दो शब्दों से मिलकर बनाइए। हाइपो का अर्थ कल्पना और या काल्पनिक, और थेसिस का मतलब प्रस्तावना। अतः इस हाइपोथेसिस का शाब्दिक अर्थ होगा काल्पनिक प्रस्तावना। इसका मतलब जो शोध कार्य है उसकी एक काल्पनिक प्रस्तावना। उपकल्पना एक ऐसा विचार ही है जिसका निर्माण विषय से संबंधित पूर्व ज्ञान। अब उपकल्पना का निर्माण हम कैसे करेंगे? जो हमने विषय लिया है, शोध का विषय लिया है, जो सामाजिक समस्या ली है, उससे संबंधित पूर्व ज्ञान, हमें कितना ज्ञान है, उससे संबंधित शोध साहित्यों का अध्ययन करेंगे ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। पूर्व में किए गए शोधों को हम पढ़ेंगे, उसकी संस्कृति को जानेंगे, खुद हमने क्या अनुभव किया है, क्या सीखा है, हमारा क्या एक्सपीरियंस है जीवन का, उनसे इन सभी आधारों पर हम उपकल्पना का निर्माण करेंगे। इसका मतलब ये हुआ उपकल्पना का निर्माण पूर्व ज्ञान या उस विषय से संबंधित अपने को जो भी ज्ञान है उसके आधार पर हम उपकल्पना का निर्माण करते हैं। उपकल्पना सही या गलत भी हो सकती है, परंतु यह एक शोधकर्ता के लिए दिशा सूचक यंत्र के समान है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। जदोहा ने ये बात कही थी कि उपकल्पना एक शोधकर्ता के लिए दिशा सूचक यंत्र के समान है। जैसे कोई व्यक्ति हवाई जहाज उड़ा रहा है और यदि उसके पास दिशा सूचक यंत्र ना हो तो वो असीमित आसमान में उड़ रहा है और उसका भटकाव निश्चित है, वो अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह से समुद्र में जो जहाज चला रहा हो और उसके पास भी दिशा सूचक यंत्र ना हो तो भी वो भी सही दिशा पर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि समुद्र भी अथाह है, उसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से किसी भी विषय से संबंधित शोध का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। यदि उपकल्पना का निर्माण नहीं किया तो शोधकर्ता उस असीमित क्षेत्र में भटक सकता है, जिससे वो अपने अध्ययन विषय में सफल नहीं हो पाएगा। तो दिशा सूचक यंत्र के समान है उपकल्पना, जो कि शोधकर्ता को एक दिशा दिखाती है, उसके लिए एक मार्गदर्शन के समान है। विभिन्न विद्वानों ने उपकल्पनाओं को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी है पीवी यंग ने। प्रोफेसर पीवी यंग का मानना है कि एक कार्यवाहक विचार है जो उपयोगी खोज का आधार बनता है। कार्यवाहक विचार है जो उपयोगी खोज का आधार बनता है। कार्यवाहक उपकल्पना माना जाता है। कार्यवाहक का मतलब काम करने वाली, काम चलाऊ, एडहोक। तो एक कार्यवाहक विचार का मतलब उस समस्या से संबंधित समाधान। तो पीवी यंग यहाँ पर बताते हैं कि कार्यवाहक मतलब एक काम चलाऊ विचार है। उसी विचार को आधार मानकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इसमें उपयोगी खोज भी करते हैं। इसे कार्यवाहक उपकल्पना माना जाता है। वहीं पीएच मान ने माना है कि उपकल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है। उपकल्पना एक अनुमान है, एक अंदाजा है भी उस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, और उसी अनुमान के सारे अपना काम चलता है या फिर शोध कार्य आगे बढ़ता है। तो उपकल्पना एक काम चलाऊ विचार है, एक काम चलाऊ अनुमान है, ऐसा मानना है पीएच मान का। इसके पश्चात टाउनसेंड क्या कहते हैं? उपकल्पना अनुसंधान की समस्या के लिए सुझाया गया उत्तर है। बहुत ही साधारण सी बात इन्होंने बताई है कि उपकल्पना का तात्पर्य अनुसंधान की समस्या, मतलब हमारे शोध की जो भी समस्या है उसका उत्तर क्या होगा, उसके लिए पहले से एक सुझाव दिया गया है। सुझाव देने का मतलब ये हुआ ये सुझाव गलत भी हो सकता है और ये सुझाव सही भी हो सकता है। इसका पता हमें कब चलेगा? जब शोध का कार्य आगे बढ़ेगा। ज्यों ज्यों शोध का कार्य आगे बढ़ता जाएगा, अपनी जो उपकल्पना है उस उपकल्पना की सत्यता की जांच भी होती जाएगी। यदि उपकल्पना गलत भी साबित होती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें नए सिद्धांत मिलेंगे, और सही साबित होती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसने हमें एक दिशा दी थी। तो उपकल्पना अनुसंधान की समस्या के लिए मात्र एक सुझाया गया उत्तर है, जिसका सही या गलत होने का अध्ययन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं। लुंडबर्ग के अनुसार, लुंडबर्ग क्या कहते हैं? उपकल्पना एक अस्थायी या काम चलाऊ सामान्यीकरण है। मतलब एक ऐसा नियम है जो अस्थायी है। अस्थायी का मतलब जो स्थिर नहीं है, जो काम चलाऊ है, जिसकी सत्यता की हम जांच करेंगे, जिसकी सत्यता की जांच करनी बाकी है। इसका मतलब उपकल्पना समस्या से संबंधित एक ऐसा समाधान है
जिसको आधार मानकर हम आगे बढ़ रहे हैं, जो एक काम चला हुआ है, जो स्थिर नहीं है, और जिनकी सत्यता की मतलब उसको जांचना बाकी है कि हमने जो सिद्धांत लिया है, जो समाधान लिया है, वो सही है या नहीं है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कन्या भ्रूण हत्या का, उसका हमने समाधान माना था भी कन्या भ्रूण हत्या का कारण है वो दहेज प्रथा है। तो ये तो दहेज प्रथा को आधार मानकर हम आगे बढ़ेंगे, तो ये काम चलाऊ विचार है, काम चलाऊ नियम है, जिसकी सत्यता की जांच करनी बाकी है। जो जो हम शोध का कार्य करेंगे इसकी जांच होती जाएगी। तो लुंडबर्ग ने बड़ी अच्छी बात कही है। इन्होंने दो बातें की है यहाँ पर। एक तो ये कह रहे हैं कि उपकल्पना एक अस्थायी है, परिवर्तनशील भी है, अस्थायी भी है, और दूसरा काम अस्थायी है, काम चलाऊ। दूसरा, इनकी सत्यता की बाद में जांच की जाती है, मतलब उपकल्पना सही थी या नहीं थी। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि शोध कार्य शुरू करने से पूर्व शोध से संबंधित जो भी पूर्व कल्पना की जाती है उसी को उपकल्पना कहा जाता है। शोध कार्य उपकल्पना की सत्यता या असत्यता को प्रमाणित करता है। इसका मतलब शोध कार्य जब आगे बढ़ेगा तो पता चलेगा कि उपकल्पनाएं जो निर्धारित की गई थी वो सही थी या नहीं थी। अब हम उपकल्पना की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे भी। एक अच्छी उपकल्पना में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। उपकल्पनाओं का निर्माण शोध कार्य का एक महत्वपूर्ण चरण है, अतः इसके निर्माण में निम्न सावधानियां रखनी चाहिए, या एक अच्छी उपकल्पना में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। क्लैरिटी इसके अंदर होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। तो दो चीज़ों में स्पष्टता होनी चाहिए। एक तो भाषा में, इसका मतलब भाषा सरल, स्पष्ट और समझ आने वाली होनी चाहिए। दूसरा, अवधारणाओं में, जो भी अवधारणा हम यूज कर रहे हैं, जिन भी अवधारणाओं का हम प्रयोग कर रहे हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए। मतलब उपकल्पना में प्रयुक्त शब्द और अवधारणाएं स्पष्ट और समान अर्थ वाले तथा भ्रम रहित होने चाहिए। जो भी उपकल्पनाओं का हम निर्माण कर रहे हैं उस उपकल्पना में यदि कुछ मुश्किल शब्द है तो उनको परिभाषित कर देना चाहिए, उनको अर्थ को स्पष्ट कर देना चाहिए। भ्रम रहित शब्दों का या उदाहरणों का इसमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो स्पष्टता उपकल्पना की महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरा है विशिष्टता। विशिष्टता का मतलब ये होता है भी किसी एक विशेष पक्ष को ध्यान में रखकर, क्योंकि सभी पक्षों को एक साथ लेकर अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो उपकल्पना है वो उसमें सामान्यता की जगह विशिष्टता का गुण होना चाहिए। विशिष्टता एक अच्छी उपकल्पना की महत्वपूर्ण विशेषता है। सभी पक्षों का एक साथ अध्ययन नहीं किया जा सकता, इसलिए उपकल्पना सामान्य न होकर विशिष्ट होनी चाहिए। सामान्य का तात्पर्य ये होता है भी सभी पक्षों का एक साथ अध्ययन किया जाए, और विशिष्टता का मतलब प्रत्येक पक्ष के लिए अलग उपकल्पनाएं बनानी चाहिए। तो एक अच्छी उपकल्पना वही होगी जिसमें अलग अलग विषय से संबंधित अलग अलग उपकल्पनाएं बनाई जाएगी, और उपकल्पना विशिष्ट विषय से संबंधित होगी। अर्थात उपकल्पना अध्ययन विषय के किसी विशिष्ट पक्ष से संबंधित होनी चाहिए। आनुभविक संदर्भ, इम्पेरिकल रेफरेंस। एक अच्छी उपकल्पना अनुभव सिद्ध होनी चाहिए, न कि आदर्शात्मक। इसका मतलब उसके अंदर किसी तरह के पक्षपात की संभावना नहीं होनी चाहिए, उसमें अच्छे बुरे का वर्णन नहीं होना चाहिए, बल्कि एक उपकल्पना है वो अनुभव सिद्ध होनी चाहिए, जिनको वैज्ञानिक प्रविधियों से जिनकी सत्यता को जांचा जा सके। अर्थात वैज्ञानिक को अपनी, वैज्ञानिक का तात्पर्य यहाँ पर शोधकर्ता को, अपनी उपकल्पना में किसी आदर्श को प्रस्तुत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका विचार ऐसा होना चाहिए जिसकी जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पर करनी चाहिए। अनुभविक का मतलब जो हमने अनुभव किया है, जो चीज़ हमने देखी है, उसी के संदर्भ में उपकल्पना का निर्माण किया जाना चाहिए, न कि अच्छे या बुरे के आधार पर। इसके पश्चात सरलता। सरलता, उपकल्पना सरल व प्रसंग के अनुकूल होनी चाहिए। उपकल्पना का आकार छोटा होना चाहिए। उपकल्पना में प्रयुक्त शब्दावली सरल, स्पष्ट व भाषा भ्रमात्मक नहीं होनी चाहिए, मतलब स्पष्ट भाषा का प्रयोग वहाँ पर करना चाहिए। यंग का मानना है कि सरलता एक तेज धार वाले यंत्र के समान है, जो कि व्यर्थ की उपकल्पनाओं एवं विवेचनाओं को काट सकता है। अतः अति सरल उपकल्पनाओं को ओकम का उस्तरा कहा गया है। इसका तात्पर्य ये है कि सरलता के साथ साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि महत्वपूर्ण बातों को उपकल्पनाओं में छोड़ दिया जाए। सिद्धांत से संबंधित, रिलेटेड टू द थ्योरी। उपकल्पनाएं विषय से संबंधित किसी पूर्व निर्मित सिद्धांत के अनुसार होनी चाहिए। इसका मतलब ये है जिस भी उपकल्पना का हमने निर्माण किया है वो उपकल्पना
पूर्व के किसी न किसी सिद्धांत के ऊपर आधारित होनी चाहिए। साथ में भी उस उपकल्पना में सिद्धांत में संशोधन करने का, सिद्धांत को परखने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। भी जिस सिद्धांत से उपकल्पना का निर्माण किया है वो सिद्धांत आज के संदर्भ में सही है या नहीं है, उसमें किस तरह के संशोधन की आवश्यकता है, ऐसी क्षमता उपकल्पना में होनी चाहिए। इसका मतलब उपकल्पना है वो अपने किसी न किसी सिद्धांत, उसका निर्माण किसी न किसी सिद्धांत के आधार पर करना चाहिए। उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित, रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक्स, उपकल्पना का निर्माण इसी बात को ध्यान में रखकर करना चाहिए कि जिस उपकल्पना का हमने निर्माण किया है, हमारे पास जो टेक्निक्स अवेलेबल है, उन टेक्निक से, उन तकनीकों से उस उपकल्पना की जांच की जा सके। तो यदि ऐसी उपकल्पना का निर्माण कर लिया जिससे उस उपकल्पना के जांचने के लिए हमारे पास विधियाँ नहीं है, तो हमारा जो शोध का कार्य है वो सफल नहीं हो पाएगा। उपकल्पना अनुसंधान की मार्गदर्शक, अनुसंधानकर्ता की भी मार्गदर्शक है और अनुसंधान कार्य की भी मार्गदर्शक है। गाइड ऑफ रिसर्च, उपकल्पना शोध व शोधकर्ता को दिशा दिखाने वाली होनी चाहिए। उपकल्पना का मतलब एक मार्ग है, एक रास्ता है जिसके सहारे व्यक्ति मंजिल तक पहुंचता है। यहाँ पर मंजिल शोध समस्या का समाधान हो गया। तो उपकल्पना अनुसंधान का आधार होती है, शोध का आधार होती है, इसी के सारे शोध का कार्य आगे बढ़ता है। जहोदा उपकल्पना को एक दिशा सूचक यंत्र के समान मानते थे जो शोधकर्ता को एक दिशा प्रदान करती है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, उपकल्पना के कौन कौन से प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो समाजशास्त्र का विषय काफ़ी जटिल है। जटिल विषय के कारण जो उपकल्पनाएं हैं उनको एक विशिष्ट वर्गीकरण उनका संभव नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने इसीलिए इसके अलग अलग प्रकार बताए हैं। सामाजिक जटिलताओं के कारण उपकल्पनाओं का कोई एक सर्वमान्य वर्गीकरण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं, सामाजिक समस्याओं से संबंधित है, जो कि सामाजिक संबंधों पर आधारित है और जो परिवर्तनशील है। अतः इन सब के कारण समाजशास्त्र में उपकल्पनाओं का एक सार्वमान्य वर्गीकरण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। समाजशास्त्र में अनेकों प्रकार की उपकल्पनाओं का प्रयोग किया जाता है, जिनको विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से बताया। तो यहाँ पर हेज दो प्रकार की उपकल्पनाओं की बात करते हैं। पहले जो उन्होंने सरल उपकल्पना या सिंपल हाइपोथेसिस का जिक्र किया है, वे उपकल्पनाएं जिनमें दो अवधारणाओं के बीच में सह संबंध बताया जाता है उन्हें सरल उपकल्पना कहा जाता है। तो सरल उपकल्पनाएं कौन सी होगी? जिसमें केवल दो ही अवधारणाएं होगी और उनके बीच में सह संबंध बताया जाता है। इसमें यदि इसमें दो ही चर होंगे, दो चर होंगे, एक स्वतंत्र चर होगा और एक आश्रित चर होगा। मतलब एक स्वतंत्र चर होगा और दूसरा चर उसके ऊपर निर्भर होगा। जैसे पुरस्कार देने से बच्चों के सीखने पर प्रभाव पड़ता है, तो पुरस्कार स्थिर है और बच्चों के सीखने पर प्रभाव पड़ रहा है, वो आश्रित चर है उसके ऊपर। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो सरल उपकल्पना है, सिंपल हाइपोथेसिस है, वे उपकल्पनाएं होंगी जिनमें दो चरों के बीच में आपसी संबंध को बताया जाएगा, वो सरल उपकल्पना कहलाएगी। जटिल या मिश्रित उपकल्पना सरल उपकल्पना के विपरीत है, जिसमें दो या दो से अधिक अवधारणाओं के बीच में सह संबंध बताया जाता है, उसे जटिल उपकल्पना कहा जाता है। इसका मतलब जटिल उपकल्पना में दो या दो से अधिक आश्रित चर होंगे और दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर होंगे, और सरल उपकल्पना में एक स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर दोनों के बीच में सहसंबंध बताया जाता है। और जटिल उपकल्पना में दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर और दो या दो से अधिक आश्रित चरों के बीच में जब सहसंबंध बताया जाता है तो उसे जटिल उपकल्पना कहा जाता है। एम.एच. गोपाल ने उपकल्पनाओं को दो भागों में बांटा है। एम.एच. गोपाल पहले प्रकार में बताते हैं अशुद्ध, मिलीजुली अथवा मौलिक उपकल्पनाएं, बेसिक उपकल्पनाएं। ये निम्न स्तरीय उपकल्पनाएं होती है जो अधिकांशतः केवल संकलित की जा सकने वाली सामग्री को बताती है। ये अशुद्ध या मिलीजुली मतलब सभी चीज़ें इसमें मिक्सअप होती है, ये शुद्ध नहीं होती, ये बेसिक आधारभूत होती है, ये किसी नियम का प्रतिपादन नहीं करती है, बल्कि यह संकलित की जा सकने वाली सामग्री के बारे में बताती है। ये वर्णनात्मक होती है, इसमें नियमों की स्थापना नहीं होती, बल्कि जो पीछे के नियम थे, पीछे नियम बने हुए थे,
उन नियमों को दृढ़ता प्रदान करती है, उसको मौलिक या अशुद्ध या मिली जुली उपकल्पना एम.एस. गोपाल ने कहा है। विशुद्ध उपकल्पनाएं, ये उपकल्पनाएं अधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये सिद्धांत निर्माण में सहयोगी होती है। ये उपकल्पनाएं अध्ययनों द्वारा निकाले गए निष्कर्षों पर आधारित होती है। इनको पुनः 3 भागों में, विशुद्ध उपकल्पनाओं को 3 उप भागों में, सामान्य स्तरीय उपकल्पनाएं, जटिल आदर्श उपकल्पनाएं और जटिलतम उपकल्पनाओं में बांटा गया है। इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण गुड्डे व होट ने दिया है। गुड्डे व होट ने उपकल्पनाओं को 3 भागों में बांटा है। आनुभविक समानता बताने वाली उपकल्पनाएं, स्टेटिंग इम्पेरिकल यूनिफॉर्मेलिटीज। अब आनुभविक समानताएं मतलब जो अनुभव हमने किया है, जो अनुभव शोधकर्ता ने किया है, उसी अनुभव के आधार पर जो उपकल्पनाएं बनाई जाएगी उनको आनुभविक समानताएं वाली उपकल्पनाएं कहा जाएगा। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें इस तरह की उपकल्पनाओं में मानव के सामान्य जीवन में प्रचलित विचारधाराओं एवं मान्यताओं, मतलब अपने दैनिक जीवन में मनुष्य जिस समूह का अध्ययन करना है, वो समूह अपने सामान्य जीवन में, अपने दैनिक जीवन में किन किन विचारधाराओं एवं मान्यताओं का पालन करता है, कौन से निषेध हैं, किन किन व्यवहारों की मनाही है, कौन कौन से व्यवहार के प्रतिमान है, इन सब का अनुभव करके, इन सब का ज्ञान के आधार पर जब उपकल्पना का निर्माण किया जाता है तो उसको ये प्रारंभिक उपकल्पना के नाम से जाना जाता है या अनुभविक समानताएं बताने वाली उपकल्पनाएं कहा जाता है। तो अनुभविक समानताएं कौन सी होगी, वो समानताएं जो व्यक्ति ने अनुभव की है, दैनिक जीवन, लोगों के दैनिक जीवन की विचारधाराओं, मान्यताओं, निषेधा, मतलब दैनिक जीवन में जिस समूह के बारे में हमने जो बातें सीखी है, उन्हीं बातों के आधार पर जब हम उपकल्पनाओं का निर्माण करते हैं तो उसको आनुभविक समानताएं बताने वाली उपकल्पनाएं कहा जाता है। जटिल आदर्श प्रारूप से संबंधित उपकल्पनाएं, कंसर्न्ड विद कॉम्प्लेक्स आइडल टाइप हाइपोथेसिस। ये उपकल्पनाएं विभिन्न तरह के तर्कों या कारकों में आपसी संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से निर्मित की जाती है। मतलब जटिल आदर्श प्रारूप से संबंधित उपकल्पनाएं हैं वो विभिन्न तर्कों और कारकों के आपसी जो संबंध है, वो संबंध बताने के उद्देश्य से इनका निर्माण किया जाता है। इनमें तथ्यों को संकलित किया जाता है, उनके पश्चात उनको एक तर्कपूर्ण या आदर्श क्रम मानकर निष्कर्ष निकाल दिया जाता है। तो इसको जटिल आदर्श प्रारूप से संबंधित उपकल्पनाएं कहा जाता है। विवेचनात्मक चरों से संबंध बताने वाली उपकल्पनाएं, रिलेटेड विद एनालिटिकल वेरिएबल्स। ये उपकल्पनाएं जटिल आदर्श प्रारूपों से भी अधिक का अमूर्त है, मतलब उससे भी अधिक जटिल है, अमूर्त है। सामाजिक तथ्य व घटनाएं अनेक कारकों का परिणाम होते हैं। भी समाज के अंदर जो भी घटनाएं घटित होगी, जो सामाजिक तथ्य हैं, उनके पीछे बहुत सारे परिणाम होते हैं, कारण होते हैं। इन उपकल्पनाओं का प्रयोग परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों के तर्कपूर्ण विश्लेषण के साथ साथ उन अनेक आपसी संबंधों का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। इसका मतलब जो चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस के पीछे बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों में आपसी संबंधों का पता लगाने के लिए इन्हीं उपकल्पनाओं का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात उपकल्पनाओं के अन्य प्रकार भी हैं। शून्य अथवा निराकरणीय तथा अनुसंधान उपकल्पना। शून्य, इसके अंदर एक चर दूसरे चर को प्रभावित नहीं करता है। जब ये दो चरों के बीच में आपस में कोई भी संबंध न हो, एक दूसरे को प्रभावित ना करते हों, तो उसको शून्य अथवा निराकरणीय तथा अनुसंधान उपकल्पना भी कहा जाता है। और अनुसंधान उपकल्पना को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको H0 से दिखाया जाता है। और शून्य उपकल्पना है, नल हाइपोथेसिस है, उसको H0 से दिखाया जाता है। वह उपकल्पना जिनमें दो या दो से अधिक चरों के बीच में कोई संबंध नहीं होता उसे असहचारी या नॉन एसोसिएशनल उपकल्पना कहा जाता है। जैसे लिंग भेद व मतदान के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो दो चरों के बीच में जब कोई संबंध नहीं हो तो उसको शून्य उपकल्पना कहा जाता है। इस तथ्य को जिस उपकल्पना के माध्यम से व्यक्त किया जाएगा उसे शून्य अथवा निराकरणीय या निषेधात्मक उपकल्पना
कहा जाता है। एक वैकल्पिक उपकल्पना भी होती है। जब शून्य उपकल्पना है उसको जब शून्य उपकल्पना है उसके विकल्प के रूप में शोधकर्ता जिस उपकल्पना की खोज करता है उसको वैकल्पिक उपकल्पना कहा जाता है, और वैकल्पिक उपकल्पना को H1 से दिखाया जाता है। तो यहाँ पर एक वैकल्पिक उपकल्पना का भी वर्णन आप कर सकते हैं। दिशापरक उपकल्पना। दिशापरक उपकल्पना बताती है कि दो या दो से अधिक चर निषेधात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे यदि वेतन बढ़ता है तो कीमतें घटती है। दिशा रहित उपकल्पना, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। दिशा रहित उपकल्पना वह उपकल्पना होती है जिसमें किसी दिशा या संकेत का वर्णन नहीं किया होता। यह दो चरों के बारे में निर्देशन नहीं करती है। तो ये हमारे उपकल्पनाएं क्या होती है, उसके मीनिंग डेफिनेशन क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसके बारे में था। अब यहाँ पर हमने कीवर्ड लिखे हैं जल्दी समझने के लिए, याद करने के लिए। एक अच्छी उपकल्पना की विशेषताएं: स्पष्टता, इसका मतलब भाषा और अवधारणाएं पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए। विशिष्टता, विशिष्टता का तात्पर्य ये है कि यह समस्या के विभिन्न पक्षों से संबंधित न होकर किसी विशिष्ट या विशेष पक्ष से संबंधित होनी चाहिए। आनुभविक संदर्भ, एक अच्छी उपकल्पना है वो आनुभविक संदर्भ पर आधारित या अनुभव पर आधारित होनी चाहिए, न कि आदर्शात्मक। सरलता, यह जो उपकल्पना है वो सरल, स्पष्ट और बोधगम्य होनी चाहिए। इसमें जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं वो सरल होनी चाहिए, जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो भ्रम रहित होनी चाहिए, परंतु सरलता के चक्कर में महत्वपूर्ण बातों को छोड़ना नहीं चाहिए। और जिस उपकल्पना का निर्माण हमने किया है वो उपकल्पना, उस उपकल्पना का निर्माण किसी न किसी सिद्धांतों या नियमों के ऊपर आधारित होना चाहिए। उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित, जो हमने उपकल्पना का निर्माण किया है वो उपकल्पना ऐसी होनी चाहिए कि हमारे पास जो प्रविधियां हैं उन प्रविधियों से उस उपकल्पना की सत्यता को, प्रामाणिकता को जांचा जा सके। अनुसंधानकर्ता के लिए मार्गदर्शन का काम करती है। उपकल्पना ऐसी होनी चाहिए जो शोध कार्य और शोधकर्ता को एक दिशा प्रदान करे, उसे आगे बढ़ने के लिए एक राह दिखाए। उपकल्पनाओं के प्रकार भी हमने पीछे जैसे आपको बताए थे। हेज ने क्या बताया, हेज ने इसके बारे में बताया है कि दो भागों में बांटा है उपकल्पनाओं को, सरल व जटिल। सरल उपकल्पनाएं वो होती है जिसमें दो चरों के बीच में संबंध दिखाया जाता है, एक चर स्वतंत्र होता है और एक चर आश्रित होता है। जटिल उपकल्पना वो उपकल्पना होती है जिसमें दो से अधिक चरों के बीच में सहसंबंध दिखाया जाता है। इसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर होते हैं और दो या दो से अधिक आश्रित चर होते हैं। गोपाल ने अशुद्ध, मिलीजुली अथवा मौलिक उपकल्पनाएं कही है। ये किसी नियम निर्माण में सहायक नहीं होती, बल्कि जो पूर्व में नियम निर्मित हैं उनको मजबूती प्रदान करती है। विशुद्ध कल्पनाएं वो उपकल्पनाएं होती है जो नियम निर्माण में सहायक होती है। गुड्डे व होट ने जो उपकल्पनाएं हैं इनके 3 प्रकार बताए हैं। आनुभविक समानता बताने वाली उपकल्पनाएं। आनुभविक समानता बताने वाली उपकल्पनाएं सामान्य जीवन से संबंधित अनुभवों के आधार पर बनाई जाती है। जटिल आदर्श प्रारूप संबंधी उपकल्पनाएं वे उपकल्पनाएं होती है जिसमें विभिन्न तर्कों या कारकों के आपसी संबंधों को बताने के उद्देश्य से निर्मित की जाती है। विवेचनात्मक चरों में संबंध बताने वाली उपकल्पनाएं वो उपकल्पनाएं होती है जो समाज में परिवर्तन लाने वाले विभिन्न कारकों के तर्कपूर्ण विश्लेषण के साथ साथ उनके आपसी संबंधों को बताने के उद्देश्य से निर्मित की जाती है। शून्य अथवा निराकरणीय अनुसंधान उपकल्पनाएं, नल एंड रिसर्च हाइपोथेसिस। शून्य उपकल्पनाएं वो उपकल्पनाएं होती है जिसमें दो चरों के बीच में आपस में कोई संबंध नहीं है या एक चर दूसरे चर को प्रभावित नहीं करता है। इसके साथ साथ वैकल्पिक, इसको H जो शून्य उपकल्पना है इसको H0 से डिनोट किया जाएगा। और इसके साथ साथ शून्य उपकल्पना के विकल्प के रूप में जब शोधकर्ता किसी उपकल्पना की खोज करता है तो उसको वैकल्पिक उपकल्पना भी कहा जाता है, जिसको हम H1 से डिनोट करते हैं। दिशापरक उपकल्पना वो उपकल्पना होती है जो एक दिशा का संकेत देती है और ये
निषेधात्मक रूप से जो जिन भी दो या दो से अधिक चरों का ये वर्णन करती है वो आपस में निषेधात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। दिशा रहित उपकल्पना वो उपकल्पना होती है जिसमें किसी दिशा का संकेत नहीं दिया जाता है। यह दो चरों के बारे में कोई निर्देशन नहीं देती है। अब सेल्फ असेसमेंट सेशन, इसके अंतर्गत हम करेंगे उपकल्पना किसे कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन, उपकल्पना की कोई एक परिभाषा दें। 2 नंबर का क्वेश्चन, गुड्डे व होठ ने उपकल्पना के कितने प्रकार बताए हैं, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन। उपकल्पना क्या है, एक अच्छी उपकल्पना की विशेषताएं बताइए, इस तरह से 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। उपकल्पना से आप क्या समझते हैं, उपकल्पना के प्रकारों का वर्णन करें, ऐसे भी 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।